हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। कल हमारा लेक्चर नंबर 1 था। उसके लिए तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया उस वीडियो पे और इसी तरह से प्यार दिखाते रहिए। और मैं पूरे वादा कर रहा हूँ आपसे कि जो मैंने प्रॉमिस किया था आपसे वो मैं कभी ब्रेक नहीं होने दूंगा। मेरा प्रॉमिस ये है कि जनरल एग्रीकल्चर जो है उसका कंप्लीट सेशन करवाना अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अगर मैं बीच में अल्टरनेट फॉर्म पे भी कर दूँ तो कोई दिक्कत ना हो, लेकिन कंटेंट डिलीवर होगा और सारे सिलेबस एक एग्ज़ाम से पहले फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे करवाएंगे। आपको कहीं भागने की, कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरा साथ दीजिए और कंटेंट के अनुसार आपको जो डिलीवर किया जा रहा है उसके अनुसार आपको पता लग गया होगा कि क्या आप साथ देंगे तो मैं सिलेबस कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या फिर मेरे द्वारा जो सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा उससे एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे नहीं, या फिर सिलेबस जो भी होगा वो पूरे टॉपिक वाइज कंप्लीट होगा या नहीं। ये सारी चीज़ें हम आपके साथ मिलकर करने वाले हैं। तो आई होप कि आप बने रहेंगे। जितना प्यार फर्स्ट वीडियो को दे रहे हैं उतना ही सेकेंड, उतना ही थर्ड को देना है। इसको यूट्यूब की क्लास की तरह नहीं समझना है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे क्लास आए और डेमो के लिए 1-2 क्लासेस हमने बहुत अच्छे से करवा दिया, फिर अगर लाइव क्लासेस में उसके पढ़ रहे हैं तो उस तरह का कंटेंट नहीं मिल रहा है जिस तरह से हमें डेमो में बताया गया था। क्योंकि लोग क्या करते हैं, डेमो दिखाने के लिए तो बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं, बहुत अच्छे से कंटेंट डिलीवर कर देते हैं, लेकिन जब उनको लाइव क्लासेस में पढ़ानी होती है, जब उनको एक ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ानी होती है, तो उतने ढंग से, उतने क्राइटेरिया के अनुसार नहीं चल पाते। तो आई होप कि आप इस बात को समझेंगे, मेरे साथ चलेंगे और नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप मेरे भरोसे रहेंगे कि हम नोट्स आपको देंगे, नहीं देंगे। मैं क्लियरली कह रहा हूँ, ये झूठ बातें नहीं है। जो मैंने कंटेंट पढ़ा दिया इसका मैं नोट्स दे सकता हूँ और इसी नोट से आप नोट्स बनाएंगे और इसी कंटेंट को आप अपना नोट समझ के पढ़ेंगे और जितने भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम करेंगे। पहले तो हमने जनरल एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया है, आफ्टर देन एग्रोनॉमी स्टार्ट करेंगे, फिर सॉइल साइंस स्टार्ट करेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, फिर एक्सटेंशन, जो भी जितने भी सिलेबस, मैं कितना बताऊँ, जितने भी सिलेबस है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डील करने वाले हैं। सेकेंड क्लास है जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास में हमारा इंट्रोडक्शन और उसके ब्रांचेस एंड उसके साथ साथ उस ब्रांचेस के अंदर हम क्या क्या डील करते हैं ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज को भी देखा था। ट्रिक भी हमने याद किया था कि किस ट्रिक के माध्यम से हम कैसे सारे लैंग्वेजेस को याद कर सकते हैं। अक्सर ट्रिक से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझकर बहुत अच्छे तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, टाइम टू टाइम, स्टेप टू स्टेप आप पढ़ते हुए चलेंगे। आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर का इतिहास। कैसे हमें पता चला, कैसे हमने क्रॉप प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, किस तरह से हम फार्मिंग करते थे, किस तरह से हम रहते थे, ये पहले की चीज़ें हम समझेंगे। अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के हिसाब से, और एग्रीकल्चर के हिसाब से भी डीपली पढ़ेंगे कि ताकि आप इंडिया का कोई भी एग्जाम दो तो आप इसे क्वालिफाई कर जाओ। और ये जो टॉपिक है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना थ्योरिकली पोर्शन से और समझदारी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको आना भी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि का इतिहास क्या हुआ। देखो, हम सबको पता है कि हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को अगर आप बांटते हो तो दो प्रकार। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? अपने जो अतीत है, बीता हुआ कल है, उसके बारे में जानना क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। इति का मतलब होता है पहले की बातें, हास का मतलब होता है हार्स करना, समझना, सीखना, उससे इम्प्रूवमेंट करना, उससे कुछ लर्निंग लेना, ये हिस्ट्री कहलाता है। तो एग्रीकल्चर का हिस्ट्री का मतलब होगा कि एग्रीकल्चर को किस तरह से पहले देखा जाता था, किस तरह से पढ़ा जाता था, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता था। दैट मीन्स एक्चुअल में एग्रीकल्चर पहले क्या था, दैट इज हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को हम दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। पहला, हम इसे समझने के लिए, ऐसा किसी ने बांटा नहीं है, हम समझने के लिए बांट रहे हैं। एक तो हम पढ़ते हैं एशियंट हिस्ट्री या एशियंट एग्रीकल्चर। ठीक है, जैसे आप एशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, मिडाबल हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसी तरह से एशियंट एग्रीकल्चर जो बहुत पहले का एग्रीकल्चर था। एक हम मॉडर्न एग्रीकल्चर एंड उसके साथ साथ
जिसको हम साइंटिफिक एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे चीजें चेंज होगा, जबकि एशियंट हिस्ट्री में चीजें दूसरा ही होगा। तो इस दोनों को हम समझने वाले हैं। पहले तो हम एशियंट हिस्ट्री को स्टार्ट कर देंगे। इसको स्टार्ट करेंगे, एशियंट हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं कि एशियंट हिस्ट्री क्या होता है। अब एशियंट हिस्ट्री में भी हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, इवोल्यूशन ऑफ मैन। देखो, एशियन हिस्ट्री को भी आप दो भागों में बांट दो, मतलब दो चीजें हम पढ़ते हैं एशियन हिस्ट्री में। इवैल्यूएशन ऑफ मैन, मतलब इंसान का विकास कैसे हुआ, मनुष्य जाति का विकास कैसे हुआ। उसके बाद पढ़ते हैं इवैल्यूएशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्योंकि एग्रीकल्चर का विकास मानते हैं पहले हुआ होगा, लेकिन एग्रीकल्चर से पहले हमें इंसान के विकास के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इंसान कैसे डेवलप हुआ है। तभी हमें समझ में आ पाएगा कि इंसान जब डेवलप हुआ, डेट मीन्स एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सबसे पहले इंसान के अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी कि वैल्यूएशन ऑफ मैन की बात करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि पहले हम लोग कैसे थे, बंदर थे। देखो, एक चीजें होती है फैक्ट वाली, एक चीजें होती है जो मतलब चला आ रहा है, जिसको आपको मानना पड़ेगा, जिसके पीछे फैक्ट कुछ नहीं होता। हाइपोथेसिस कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ी बहुत याद रखना पड़ेगा। अब इसमें मत सोचिएगा कि हम बंदर थे तो बंदर से कैसे आए, फिर जो हम बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन पढ़ते हो तो वो चैप्टर खराब है या वो चैप्टर गलत है। कोई गलत नहीं है, बस हर चीज का कंसेप्ट अपना अलग अलग है। इवेल्युएशन ऑफ यानी कि कैसे विकास हुआ, इसको हम देख रहे हैं। तो हमने पाया और हमने देखा कि पहले हम लोग क्या थे, बंदर थे। बंदर के बाद अगर हम बात करते हैं तो इंसान के रूप में, यानी कि मैन के रूप में अगर हम बात करें, तो 15 साल, 15 साल कह रहे हैं, 15 लाख ईयर, कितने लाख, 15 लाख ईयर एगो मैन वाज इवॉल्वेड ऑन अर्थ। मतलब अर्थ पे इंसान को सबसे पहले विकसित होते हुए देखा गया। कब देखा गया, तो 15 लाख ईयर एगो, 15 लाख पहले मनुष्य जाति का विकास होता। और जो सबसे पहला, जो मतलब ऐसा समझिए कि जो बंदर से सबसे पहला इंसान बनता है, वो इंसान क्या बनता है, वो इंसान बनता है होमो इरेक्टस। क्या बनता है जी, होमो, इस बात को याद रखिएगा, इरेक्टस, इरेक्टस, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस को ही हम जावा मैन के नाम से जानते हैं। किस मैन के नाम से जानते हैं, जावा मैन के नाम से जानते हैं। वो होमो का मतलब क्या होगा, होमो का मतलब होगा कंटिन्यूअसली, इरेक्ट का मतलब होगा इरेक्ट होना, खड़ा होना। अब इस इंसान को अगर हमें एक्सप्लेन करना है या डिस्क्राइब करना है, तो हम कह सकते हैं कि हु स्टार्टेड टू मूव, मतलब वो जो मूव कर सकता है। स्टार्ट करना मतलब मूव करना, ठीक है। बाय द स्टैंडिंग इरेक्ट ऑन हिज फीट, अपने फीट पे, अपने पैरों पे जो चलना स्टार्ट होता है उसे हम इंसान कह देते हैं। यही है, जो अपने पैरों पे खड़ा होकर चलना शुरू किया सबसे पहला, उसको हमने क्या कह दिया, होमो इरेक्टस। पहला इंसान का विकास कब हुआ, होमो इरेक्टस के रूप में हुआ। होमो इरेक्टस से थोड़ी बहुत देखो, यहाँ पे मनुष्य का थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर देखोगे, माउथ स्ट्रक्चर देखोगे, तो थोड़ा सा आपको एज अ बंदर की तरह देखने को मिलेगा आपको, थोड़ी बहुत। लेकिन उसमें भी ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब परिवर्तन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फिर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद जो हमारे पास मंकी से जो सेकेंड मैन बनता है, उसको हम कहते हैं क्रो मैगनैन, मैगनैन। क्या कहते हैं, क्रो मैगनैन। क्रो मैगनैन को ही हम कहते हैं कॉमन मैन। क्या कहते हैं, कॉमन मैन के नाम से जानते हैं। तो पहला हम बंदर थे, फिर होमो इरेक्टस यानी कि जावा मैन हुआ। जावा मैन से ट्रांसफॉर्म्ड होकर, परिवर्तन होकर क्रो मैग्मा या कॉमन मैन का विकास हुआ। फिर जैसे ही कॉमन मैन का विकास हुआ, यानी कि क्रो मैगमन का विकास हुआ, उसके बाद डेवलप हुआ मॉडर्न मैन, जो आज हम और आप हैं। कौन सा मैन, मॉडर्न मैन। हम कभी कभी घर में भी कह देते हैं कि दादाजी हो या फिर दादी हो, अगर किसी चीज़ के बारे में हमें बताता है, कोई चीज़ हमें गाइड करता है, तो हम कह देते हैं कि आपकी कितनी सोच पुरानी है, आप मॉडर्न तरीके से नहीं देख रहे हैं। तो मॉडर्न तरीके से नहीं देखना का मतलब क्या है, या मॉडर्न देखने का मतलब है कि आधुनिक वाले लोग। तो ऐसा नहीं है कि दादाजी हमारे आधुनिक के लोग नहीं थे, उनको भी हम मॉडर्न में ही मानते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। तो मॉडर्न मैन, इसको इनको हम कहने लग गए जब क्रो मैगमैन से या कॉमन मैन से ट्रांसफॉर्म हुआ। अब जब मॉडर्न मैन तैयार हुआ है, ठीक है, मॉडर्न मैन क्या हुआ, तैयार हुआ, तो इसको साइंटिफिकली हम आज भी कहते हैं होमोसेपियंस। क्या कहते हैं, होमोसेपियंस। अब होमो का मतलब होता है कंटिन्यूअसली, सेपियंस का मतलब होता है लर्निंग। एक ऐसा प्रजाति जो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहता है। इसलिए आपने एक कोड भी सुना होगा कि मनुष्य कुछ ना कुछ हमेशा सीखते हुए आपको नजर आएगा। तो इस वाले पोर्शन को हम क्या कह देते हैं, मॉडर्न मैन कह देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मॉडर्न मैन सबसे पहले कहाँ देखा गया था, तो 35,000 साल पहले की बात है।
कितने साल पहले? 35,000 साल पहले की बात है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि मॉडर्न मैन देखा गया था, वो अफ्रीका में देखा गया था। कहाँ देखा गया था? अफ्रीका में देखा गया था। और इस तरह से करके इंसान का इवैल्यूएशन हुआ, इंसान का विकास हुआ। इट इज क्लियर? हमने अभी क्या डिस्कशन किया? इवैल्यूएशन ऑफ मैन। हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में इवैल्यूएशन ऑफ मैन को देख रहे हैं, जो एशियंट हिस्ट्री में आएगा या एशियंट हिस्ट्री एग्रीकल्चर में आएगा। इवैल्यूएशन ऑफ मैन के बारे में समझा हमने कि 15 लाख ईयर एगो। कितना? 15 लाख ईयर एगो। आप सबको एक चीज बता दूं कि अगर आपको क्लियर यहाँ विजुअल नहीं होगा, देखो फोटो वगैरह तो विजुअल होगा, जो कंटेंट इसमें होगा, लिखने में अगर थोड़ी बहुत होगा तो आप थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा, नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि मैं क्लियर बोल रहा हूँ तो बोलकर सुनकर आप क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। अब 15 साल पहले मैन वाज इवॉल्वेड ऑन अर्थ। अर्थ पे मनुष्य का विकास कितना साल पहले हुआ? तो ऐसा माना जाता है, सपोज कि 15 लाख पहले हुआ था। पहले हम लोग बंदर थे, बंदर से हम लोग जावा मैन बने, जिसे हम होमो इरेक्टस के नाम से जानते हैं। होमो का मतलब होता है कंटिन्यूअसली, इरेक्ट का मतलब होता है खड़ा होना, दैट मीन्स हु स्टैंड टू मूव बाय द स्टैंडिंग इरेक्ट ऑन हिज फीट। अपने पैरों पे खड़े होकर चलने वाले जो प्रक्रिया शुरू हुआ, उसको हमने इंसान कह दिया। अब उसमें धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म्ड हुआ। ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेंट से क्या बना? क्रो मैगमैन या फिर क्रो मैन बना, कॉमन मैन बना। और कॉमन मैन को भी हम होमोसेपियंस कहते हैं, जिसे साधारण मनुष्य के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारे पास मॉडर्न मैन आ गया, और मॉडर्न मैन को भी हम होमोसेपियंस कहते हैं। होमो का मतलब होता है कंटिन्यूअसली, और सेपियंस का मतलब होता है लर्निंग, दैट मीन्स जो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? होमोसेपियंस कहते हैं। अब क्वेश्चन इज डैट कि सबसे पहले इंसान जो मॉडर्न है वो कहाँ देखा गया था? तो 15 लाख पहले एक अनुमानित किया जाता है कि इंसान सबसे पहले अफ्रीका में देखा गया था, ऐसे माना जाता है। अब आप क्वेश्चन मत करेंगे कि सर कौन ऐसा बंदा था जिन्होंने सबसे पहले देखा। ऐसा माना जा रहा है कि वहां पे देखा गया था किसी ना किसी, कह सकते हैं कि, ऐसे कह सकते हैं कि उसके अवशेष मिला होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि कोई ना कोई सोर्सेस होगा जिसके माध्यम से पता होगा कि इतना साल पहले यहाँ पे देखा गया था। तो आई होप कि हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में पहला हमारा सेगमेंट इवेल्युएशन ऑफ मैन क्लियर होगा। चलिए अब दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं इवेल्युएशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्या कहते हैं सर जी? इवेल्युएशन ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं। अब एग्रीकल्चर का विकास कैसे हुआ? देखो, मनुष्य जाति का विकास करने से पहले हमें, मतलब एग्रीकल्चर विकास करने से पहले हमें मनुष्य जाति का विकास करना था, क्योंकि एग्रीकल्चर जो करेगा, और एग्रीकल्चर जहां से स्टार्ट हुआ तो वो मनुष्य ने ही किया। अब जब मनुष्य ने किया तो पहले मनुष्य के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इवेल्युएशन ऑफ एग्रीकल्चर को जानते हैं। इवेल्युएशन ऑफ एग्रीकल्चर में सबसे पहले जब इंसान हुआ, तो इंसान बनने के बाद उसने हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिसे हम कहते हैं शिकार करना। शिकार करना स्टार्ट किया जंगलों में जाकर। जो जानवर होते हैं पहले तो कच्चा मांस खाते थे, और कच्चा मांस खाते खाते धीरे धीरे एक दिन जंगल में आग लगा, फिर उसमें बहुत सारे एनिमल्स जल गए, और जलने के बाद भी जो एनिमल्स जला हुआ था उनके मांसों को खाना, और एक टेस्ट आने के बाद इनको लगा कि जला हुआ मांस काफी ज्यादा टेस्टी होता है, तो फिर इन्होंने जलाकर उसे खाना स्टार्ट कर दिया। हालांकि इवन आज भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मीट खाते हैं। तो वो प्रोसेस पहले से ही चला आ रहा है। तो पहले लोग क्या करते थे? शिकार करते थे। आपने अक्सर कहानियां में, जब हमारी दादी कहानी सुनाती थी, या फिर आप लोग को भी दादी कहानी सुनाती होगी, तो वहां पे सुनाते होगा कि राजा था जो शिकार करने जाते थे। तो शिकार का मतलब है क्या? एनिमल्स को मारना, और एनिमल्स को मारकर खाना, यही है। तो पहले लोग क्या करते थे? हंटिंग करते थे। और हंटिंग जो है ना, इंसान का उस समय मेन ऑक्यूपेशन था। मेन क्या था? पेशा वही था। उसी से अपना जीवन यापन करते थे। आज के डेट में क्या होते हैं? आज के डेट में हम तैयार होते हैं, सुबह उठते हैं तो कॉफी मिलता है, चाय मिलता है, ब्रेड मिलता है। उसके बाद अपन लाइब्रेरी जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था कि चलो भाई उठो अब कोचिंग चलते हैं। ऐसा नहीं सीन था। उस समय ऐसा सीन था कि पहले हम क्या करेंगे? अपने खाने के लिए व्यवस्था लगाएंगे। तो इन्होंने क्या किया? खाने के लिए व्यवस्था लगाना स्टार्ट कर दिया। तो 10,000 बीसी पहले हंटिंग होना स्टार्ट हो गया। इस बात को याद रखेंगे। 10,000 बीसी क्या हो गया? हंटिंग होना स्टार्ट हो गया। अच्छा, अगर आप लोगों में से किसी को भी डाउट होगा कि बीसी एडी क्या होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करते हैं, देन आगे हम मूव करेंगे। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो हमारे पास जीसस क्राइस्ट था, तो क्राइस्ट से जन्म से पहले का जो समय है, देखो ये समय को रिप्रेजेंट करता है, बीसी और एडी। मान लो अगर हम आपसे पूछे कि आप कितने साल का हो, तो आप कहोगे 22 साल, 23 साल। तो आज से लेकर 22 साल पहले,
आपका इस जन्म जन्म हुआ इस धरती पे आप आए। तो एक टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बता दिया कि आपका इतना समय हुआ है। तो इसीलिए कहते हैं कि बीसी का मतलब होता है जीसस क्राइस्ट। अच्छा, टाइम हम कैसे निर्धारित करेंगे? तो हमने लगाया कि जीसस क्राइस्ट जो है उनके जन्म से पहले का जो इतने भी समय है ना, उसको आप मानो बीसी, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले। अब एडी, एडी का मतलब होता है आफ्टर डोमिनी, आफ्टर डोमिनी, आफ्टर एनोमी डोमिनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या जानते हैं कि बिफोर जो हमारे पास क्राइस्ट है यानी कि जीसस क्राइस्ट है उसके जन्म के बाद का जो पीरियड होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम एडी के नाम से जानते हैं। ये बात आप क्लियर रखिएगा। ठीक है, ठीक है। तो एनो डोमिनी और इसके साथ साथ बिफोर क्रिस्ट। अब 10,000 बीसी में हंटिंग होना स्टार्ट हुआ। अब जो हंटिंग करने जाता था तो लोगों को कभी कभी क्या होता था कि आप चलो, आप छोटे एनिमल्स है तो आपने उसको मारकर उसको किसी भी तरह शिकार करके आपके घर पे ला दिए। कई बार केस ऐसा भी हो सकता है कि आपके द्वारा जो आपके साथ जो बच्चा गया हुआ है या आपके साथ जो यंग लोग गए हुए हैं वो उसको दूसरे एनिमल्स ने मार दिया। ऐसा हो सकता है क्योंकि जंगल में लड़ाई किसकी है? भोजन की। तो उनको भी तो भोजन का नीड है, जो मांसाहारी होंगे एनिमल्स। तो इस समय देखा गया कि यार हमारा भी नुकसान है, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। दूसरी चीज ये हो रहा है कि हम कभी 5 जा रहे हैं 4 वापस आ रहे हैं, कभी 5 जा रहे हैं 6 लेकर आ रहे हैं, एनिमल्स को जोड़कर। चलो ठीक है, लेकिन एक कम हो रहे हैं तो फैमिली का जाना या फिर मेंबर को किसी का जाना बहुत दुख होता है। तो इस केसेस में इन्होंने देखा कि एक काम करते हैं, हम पशु पालना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन्होंने देखा पशु में जो हमारे पास डॉग है उसका स्मेलिंग पावर, माफ कीजिएगा, स्मेलिंग पावर बहुत ज्यादा है। अब स्मेलिंग जो पावर है अगर अधिक है, दैट मीन्स वो किसी एरिया को कैच बहुत जल्दी कर लेगा कि कहाँ पे डेड बॉडी पड़ा हुआ है, यानी कि मृत्यु जो भोजन है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। आज भी हम डॉग का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? तो आज भी आप सीआईडी अगर देखते होंगे तो डिफेंस लाइन यानी कि जो पुलिस वगैरह होता है, जंगलों में कुत्ते को छोड़ देते हैं, वो जल्दी स्मेलिंग पावर की वजह से वो कैच कर पाता है। तो फिर हमारा क्या हुआ, यहाँ डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट हो गया, पशु पालना स्टार्ट हो गया, जिसको हम पास्टरल कहते हैं। पास्टरल का मतलब होता है एक ऐसा जगह जहाँ पे चारा लगाना पशुओं को खिलाने के लिए। ठीक है, तो पास्टरल यानी कि एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशु पालन करना स्टार्ट कर दिया। और पूछा भी जाता है एग्जाम में कि सबसे पहला हम इन जनरल रूप से किसका डोमेस्टिकेशन किया था? तो डॉग का डोमेस्टिकेशन सबसे पहला किया गया था। आफ्टर देन जो एग्रीकल्चर में यूज होता है वो सीप डोमेस्टिकेशन 8700 बीसी में होता है, इस बात को याद रखेंगे। तो 10,000 बीसी में हंटिंग, 8700 बीसी में सीप का कल्टीवेशन, सीप का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था। आपसे क्वेश्चन पूछे कि इन जनरल सबसे पहले कौन सा एनिमल का डोमेस्टिकेशन किया गया था? तो राइट आंसर इज डॉग। आपसे पूछे कि सबसे पहला वो एनिमल जो एग्रीकल्चर में यूज किया गया था, जहां पे एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था, वो सीप। अब सीप से आप जानते हैं उल मिलता है और ऊन से कपड़ा बनता है। तो कपड़े बनाने के लिए ऊन की रिक्वायरमेंट होगी और ऊन की रिक्वायरमेंट के लिए हमें सीप की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका डोमेस्टिकेशन करना क्या कहलाएगा कि एग्रीकल्चर में सबसे पहला डोमेस्टिकेशन है, एग्रीकल्चर मतलब एनिमल्स का। अब आप पशु को डोमेस्टिकेट कर रहे हो, रख रहे हो, तो उसको भी चाहिए कुछ खाने के लिए। क्या चाहिए? उसको भी कुछ खाने के लिए चाहिए। मान लेते कोई पशु है तो उसको पानी पीने के लिए चाहिए। तो पानी पीने के लिए आप पानी ढूंढने तो नहीं जाओगे। तो एनिमल्स खुद क्या करता है कि जब उसको तालाब आपस आस-पास में दिखता है तो वो तालाब के पास जाकर थोड़ा-सा आराम करने का कोशिश करता है, पानी वगैरह पीने का कोशिश करता है। अब जब एनिमल्स गया तो पीछे-पीछे इंसान भी गया उसके साथ। तो उन्होंने देखा कि बहुत ऐसे वैरायटी है, बहुत ऐसे क्रॉप है जो मॉइस्चर, देखो अब सॉइल के पास, नदी के पास मॉइस्चर अवेलेबल होगा और मॉइस्चर अवेलेबल होगा तो न्यूट्रिएंट मिलेगा तो प्लांट ग्रोथ हो पाएगा। इसको हम आगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से बताएँगे भी। तो ये सारी पोर्शन करना स्टार्ट कर दिया। तो उनको लगा कि यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है? क्रॉप प्रोडक्शन हो सकता है। तो जो वाइल्ड वैरायटी थी, जंगली वैरायटी थी, उस वैरायटी को देखा इन्होंने कि इस प्रकार के कोई क्रॉप है, उसको उखाड़ कर, उसको ले आकर कहाँ लगाया गया? रिवर के पास। क्योंकि उस समय तो वो नहीं जानते थे कि मॉइस्चर नाम का भी कोई चीज़ होता है, न्यूट्रिएंट डिसॉल्व करने का भी कोई चीज़ होता है। तो इन्होंने ग्रो करना स्टार्ट किया। और तीसरा जो प्रोसेस है इसको हम क्रॉप कल्चर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्रॉप कल्चर के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पे हुआ? रिवर बेड के पास हुआ। यहाँ पे क्रॉप का सोइंग हुआ। और पूछा भी जाता है कि सबसे पहला कौन सा क्रॉप था जिसको हम सोइंग किया था, हम लोगों ने सोइंग किया था? वो है व्हीट एंड बार्ले। कौन सी? व्हीट एंड बार्ले। अब पूछे कि व्हीट एंड बार्ले
जो सबसे पहला ये कब डोमेस्टिक कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था इसका, जो 7500 बीसी में कल्टीवेशन इसका स्टार्ट हो गया था। 7500 बीसी में किसका कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्ट हुआ था क्रॉप कल्चर का, और क्रॉप कल्चर में व्हीट एंड बार्ले का। आपसे पूछे कि सबसे ओल्डेस्ट क्रॉप कौन सा है, तो व्हीट एंड बार्ले। आपसे पूछे कि ओल्डेस्ट क्रॉप में भी व्हीट एंड बार्ले में भी सबसे पहला कौन है, तो व्हीट है। क्लियर हो गया। और इसी पीरियड को सिविलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं, जहां पे एग्रीकल्चर का सिविलाइजेशन संभव होता है। क्योंकि एग्रीकल्चर रिलेटेड किससे है, क्रॉप प्रोडक्शन से, एनिमल हस्बेंड्री से। तो धीरे धीरे जब क्रॉप प्रोडक्शन संपूर्ण हो गया तो इस पीरियड को हमने समझ लिया, इस पीरियड को हमने कह दिया कि सिविलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होता है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। जो हमारे पास फोर्थ इस इवेल्युएशन का टाइप्स है वो है ट्रेड। अब मान लेते हैं किसी इंसान के पास पहले खाने के लिए नहीं था, अब उसके पास इतना ज़्यादा संपत्ति हो गया, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, तो वो ऑब्वियसली बात है सेल ही करेगा उसको। तो पहले के चीज में पहले क्या होता था कि हम एक वस्तु से दूसरे वस्तु के साथ एक्सचेंज करते थे। जैसे मान लो आपके पास चावल का प्रोडक्शन हुआ है, तो हम व्हीट ले जाके आपको 1 केजी देंगे, तो 1 केजी आप चावल देंगे। तो ट्रेड सिस्टम अपनाया गया। क्या अपनाया गया, ट्रेड सिस्टम अपनाया गया। और इसी ट्रेड सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मतलब इसी ट्रेड सिस्टम को अपनाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं कि अगर हमारे यहाँ प्रोड्यूस ज़्यादा हो चुका है तो उसको रिक्वायरमेंट है ट्रेड का, यानी कि एक्सचेंज ऑफ आइटम विद इन अ टू डिफरेंट पर्सन। मतलब टू डिफरेंट पर्सन के साथ में जब हम आइटम को एक्सचेंज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड कह देते हैं। और इंडिया में ट्रेड के लिए सबसे पहला जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया, ऑर्गेनाइजेशन बताया गया, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पूरे वर्ल्ड में, सॉरी फॉर इंडिया, पूरे वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूछे कब, तो 1995 में 1 जनवरी के इस्टेब्लिशमेंट हुआ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो ट्रेड के ऊपर काम करता है। तो आई होप कि आपको इवैल्यूएशन ऑफ एग्रीकल्चर, इवैल्यूएशन ऑफ मैन दोनों क्लियर होगा। एक बार रैपिड फायर में रिवीजन करें तो पहला हमारे पास है इवैल्यूएशन ऑफ एग्रीकल्चर। इवैल्यूएशन ऑफ एग्रीकल्चर में हमने क्या देखा था, तो हमने वहाँ पे देखा कि मनुष्य 15 साल पहले इवॉल्व्ड हुआ, मतलब उसकी विकास हुआ 15 लाख साल पहले। अब 15 लाख साल पहले उसके बाद जावा मैन बना, जावा मैन बनने के बाद कॉमन मैन बना, जिसे हम क्रो मैगमैन के नाम से जानते हैं। फिर उनका विकास किस में हुआ, तो उनका विकास मॉडर्न मैन में हुआ 3500 साल पहले। कहाँ पे देखा गया था, तो अफ्रीका के एक छोटे से जगह पे देखा गया था। इवेल्युएशन ऑफ एग्रीकल्चर में सबसे मेन जो ऑक्यूपेशन उस समय का था, हंटिंग था। ये लार्ज एरिया तक चला था, मतलब लार्ज समय तक चला था, बहुत दिनों तक लोग आदिमानव ही थे। आज के डेट में भी आपको कुछ ट्राइब्स मिल जाएंगे। तो ये जो ट्राइब्स है और ये जो प्रोसेस है इसको हम हंटिंग कहते हैं। हंटिंग के बाद हमने पास्टोरल यानी कि पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें जिसमें हमने सबसे पहला एनिमल्स डॉग को डोमेस्टिकेशन किया था, दूसरा हमने सीप का डोमेस्टिकेशन किया, तो ये दूसरा प्रोसेस है। तीसरा क्रॉप कल्चर, जहाँ पे सिविलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होता है, और सबसे पहला जो वाइल्ड क्रॉप था उसको कल्टीवेट करते हैं, कौन सा क्रॉप, व्हीट एंड बार्ले। जब हम एग्रीकल्चर पढ़ा रहे थे तो कल के लेक्चर में हमने आपको बताया भी था कि एग्रीकल्चर, एगर और कल्चर, कल्चर का मतलब होता है कोई वाइल्ड वेराइटी है उसको ग्रो करना एट अ डिसिप्लिन मैनर में, इन अ डिसिप्लिन मैनर में, तो उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कल्चर कह देंगे। तो वाइल्ड वैरायटी को एक डिसिप्लिन मैनर में लाना कल्चर कहलाता है। तो क्रॉप कल्चर यहाँ स्टार्ट होता है। क्रॉप कल्चर के बाद जब हमारे पास मोर देन सफिशियंट फसल उत्पादन हो जाता है, देन हम ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, एक्सचेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। एक्सचेंज ऑफ आइटम विद इन अ टू डिफरेंट पर्सन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। और इंडिया की अगर बात करें या वर्ल्ड की बात करें तो ट्रेड और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट किया गया 1995 में 1 जनवरी। ठीक है, आई होप कि ये दोनों रेवोल्यूशन, ये दोनों इवैल्यूएशन आपको समझ। चलिए अब हम समझते हैं इवेंट ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि इवेंट ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन एग्रीकल्चर। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक एक करके देखें हंटिंग को। तो हंटिंग वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। जो प्राइमरी सोर्स था फूड का, उस समय लोग फूड का जो प्राइमरी सोर्स था वो क्या था, हंटिंग ही था। द इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन एंड इट्स एग्जिस्ट एट द वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब ये बहुत लंबे समय तक चला। कब स्टार्ट हुआ था, तो 10,000 बीसी में स्टार्ट हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। हंटिंग के बाद स्टार्ट होता है क्या, पास्टोरल। पास्टोरल का मतलब क्या होता है, पास्टोरल का मतलब होता है कि ह्यूमन ऑब्टेन हिज फूड थ्रू द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। जो एनिमल्स है, मतलब जो ह्यूमन है, वो अपना मीट है या फिर अपना फूड है वो ढूंढता है किससे,
तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, एनिमल को पालने से, जिसमें डॉग, हॉर्स, काऊ और बुफेलो आ जाता है। लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से दो, एक तो पहला डॉग, दूसरा सीप, याद रखेंगे। पास्टोरल के बाद हमारे पास आता है क्रॉप कल्चर। क्रॉप कल्चर में आपने देखा था कि वाइल लिविंग नियर द river bed has been the enough water for his animals domestication and start cultivation. Thus, he has started to steal enough place. एग्रीकल्चर बिकम सिविलाइजेशन फ्रॉम द क्रॉप कल्चर, ये हमने बता ही दिया था आपको। ट्रेड में क्या होता है कि व्हेन इज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर देन हिज रिक्वायरमेंट, यानी कि उसके रिक्वायरमेंट से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो वो ट्रेड हो जाता है। द एक्सेस वाज द एक्सटेंट, जो एक्सेस है हमारे पास, एक्स्ट्रा है, आवश्यकता से ज़्यादा है, उसको हम क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। दिस इज द बेसिक फॉर ट्रेड। व्हेन एग्रीकल्चर इज फॉरेस्ट ट्रेड डेवलपमेंट, तो WTO बनाया जाता है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, पहले इस तरह से थे, उसके बाद एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, फिर धीरे धीरे जब एग्रीकल्चर मॉडर्न तरीके की तरफ बढ़ा तो हमने बैंकों को ला दिया, हमने ऐसे ऐसे संस्थान ला दिया जहाँ से एग्रीकल्चर थोड़ी सी आसान हो सकती है। अब इवेंट एट एवोल्यूशन, विकास पे घटना, यानी कि इवेल्युएशन के समय बहुत से ऐसे घटना घटी जिस घटना को आपको याद रखना है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। अब क्वेश्चन में सबसे पहले आता है कि सबसे पहला इवेंट कौन सा हुआ, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग कब हुआ, 10,000 BC में। इस बात को याद रखेंगे, कितने BC में, 10,000 BC में। BC और AD आप समझ चुके हैं। चलिए, तो फिर वो फ्री में करने से, जैसे तो हम लोग इवेंट समाप्त कर चुके हैं। कुछ इवेंट और रह गया है मॉडर्न एग्रीकल्चर समाप्त करने से पहले, मतलब ये स्टार्ट करने से पहले। जो एशियंट हिस्ट्री है इसको हम बहुत अच्छे से देख रहे हैं एग्रीकल्चर को, तो कुछ ईयर रह गया है जो हमें याद रख लेनी है। सबसे पहला जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जो एस्टेब्लिश्ड होता है, यानी कि इस चीज़ को बनाया जाता है 1824 में। इस बात को याद रखेंगे, जो एशियंट हिस्ट्री की तरफ आता है। अब आपको पता होगा कि 1845 और से लेकर 1852 में एक हमारे पास फेमाइन आया था, जिसे एडिस फेमाइन के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पे आया था, तो ये आयरलैंड में आया था, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से। तो ये भी ईयर आपको क्या करना है, याद रखनी है थोड़ी सी। देखो, एशियंट हिस्ट्री में जितना भी इवेंट था हमने देख लिया। एशियंट हिस्ट्री में दो चीजें याद रखनी होती है, इवेल्युएशन ऑफ मैन, इवेल्युएशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब इवेल्युएशन ऑफ मैन और इवेल्युएशन ऑफ एग्रीकल्चर हमारा कंप्लीट है। इवेंट उसके साथ साथ भी कंप्लीट है कि ईयर कौन कौन से थे। क्लियर। अब इसमें हम ये बात करेंगे कि मॉडर्न एग्रीकल्चर, उससे पहले हमने थोड़ा सा ईयर देख लिया कि 1824 में जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर रिसर्च का एस्टेब्लिशमेंट होता है। 1845 से लेकर 1852 तक लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिससे हम आयरलैंड में आया था, मतलब आइलैंड में आया था, आयरलैंड में आया था, और वहाँ पे बहुत ऐसे लोग थे जो माइग्रेट कर गए थे, कुछ लोग का मृत्यु भी वहाँ पे हो गया था। फाइटोफथोरा इंसिस्टेंस, जो हमारे पास ये डिजीज है, यानी कि पैथोजन है, इसके वजह से हुआ था। अब इसमें एक और चीज आपको थोड़ी सी बेसिक याद रख लेना है। मॉडर्न एग्रीकल्चर स्टार्ट करने से पहले क्या याद रखोगे, ये याद रखोगे कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, मतलब एग्रीकल्चर को डेवलप इंडिया में कब से किया गया, कब से माना गया, तो 1871 से माना गया। ठीक है, जिस समय से ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है, जहाँ पे एग्रीकल्चर प्राइवेटाइजेशन, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर गवर्नमेंट, प्राइवेट और उसके साथ साथ कमर्शियली स्टार्ट किया जा सकता है। तो 1800 से जो भी घटना पहले की थी, मतलब 1900 के पहले की जितनी भी घटना है, उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ एशियंट हिस्ट्री, या फिर हम कंसीडर करते हैं पुरानी एग्रीकल्चर में। ऐसा कोई नहीं पूछा जाएगा कि पुरानी एग्रीकल्चर किस ईयर तक करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत हमें समझने के लिए ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मॉडर्न एग्रीकल्चर। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर क्या है, क्या है मॉडर्न एग्रीकल्चर क्या है। अब देखो, आपको पता है कि जब हम लोगों ने एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया था तो इवैल्यूएशन ऑफ मैन, पहले इंसान खुद विकसित हुआ। इंसान विकसित होने के बाद उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे वाइल्ड वैरायटी है, कुछ वैरायटी को ग्रो किया, ग्रो करने के बाद उनको ऐसा रियलाइज हुआ कि अपन कल्टीवेशन करके मांस ना खाकर हम क्रॉप को भी क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। धीरे धीरे लोग डेवलप हुए, उनको पता चलने लग गया कि कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट होता है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है, फैट रिक्वायरमेंट होता है। फिर उनको ये भी पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट के लिए हमारे पास सबसे बढ़िया सीरियल्स होता है, फैट के लिए सबसे बढ़िया ऑयल सीड होता है, और प्रोटीन के लिए पल्सेस होता है। तो ये पहले धीरे धीरे क्या हुआ, इवेलुएट होते चला गया, यानी कि डेवलप होते हुए, विकसित होते हुए चला गया।
अब मॉडर्न एग्रीकल्चर को कैसे समझेंगे? मॉडर्न एग्रीकल्चर को तभी हम समझ पाएंगे जब हम कमर्शियली तरीके से करेंगे। जैसे मान लो इससे पहले जितना भी एग्रीकल्चर हो रहा है एशियन हिस्ट्री में, एशियन एग्रीकल्चर में, तो वहां पे अपन जीवन यापन करने के लिए हो रहा है। थोड़ी बहुत जब हम प्रोडक्शन ज्यादा कर लेते थे तो एक्सचेंज करना स्टार्ट कर दिया। अब हमारे पास सीन ये आ गया कि कुछ ऐसे क्रॉप है जिसको हम कमर्शियली ग्रो करना स्टार्ट कर दिए, मतलब खुद के बेसिस पे नहीं करके। देखो पहले जो फार्मिंग है, मान लो पहले हंटिंग करना स्टार्ट हुआ, हंटिंग के बाद जो फार्मिंग स्टार्ट हुआ था वो फार्मिंग स्टार्ट हुआ था सब्सिस्टेंट फार्मिंग। ठीक है, सब्सिस्टेंट फार्मिंग का जब आगे हम टाइप ऑफ फार्मिंग पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे आपको कि सब्सिस्टेंट फार्मिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा फार्मिंग जो फार्मर अपने घर के नीड के लिए काम कर रहा है। तो वहां पे तो नीड ही थे, अपने नीड के लिए ही काम कर रहे थे, अपने पर्सनली इंडिविजुअल के लिए काम कर रहे थे, इसलिए हमने उनको हिस्ट्री में रखा था। अब मॉडर्न एग्रीकल्चर का मतलब है कि एक ऐसा कंसेप्ट जो लार्ज एरिया में क्रॉप प्रोडक्शन आप कर रहे हो सिर्फ पैसे के लिए। किसके लिए? सिर्फ पैसे के लिए। तो ये किस में आ जाएगा? मॉडर्न एग्रीकल्चर में आ जाएगा। और मॉडर्न एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप, मतलब क्रॉपों का व्यवसायी जो होता है वो शुरू करना, यानी कि कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप जब स्टार्ट होगा तो मॉडर्न एग्रीकल्चर भी स्टार्ट होगा। सबसे पहला जो कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप हुआ था वो शुगर केन में हुआ था, फिर कॉटन में हुआ था, फिर टोबैको में हुआ था। उसके बाद बी में रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया एग्रीकल्चर के लिए। तो सबसे जो सी वाला पॉइंट आप देख रहे हो कि AIRI बनाया गया, IARI बनाया गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया 1905 में, जो गोल्डन पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर था। इस समय एग्रीकल्चर का गोल्डन पीरियड माना जाएगा, क्योंकि यहाँ से एग्रीकल्चर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। अब देखना, पहले हमारे पास कुछ नहीं था, हम हंटिंग करते थे अपन जीवन यापन के लिए, फिर धीरे धीरे हमने प्रोडक्शन बढ़ाया, रिक्वायरमेंट के अनुसार ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा, हमने एक्सचेंज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे हमने एक्सचेंज करना स्टार्ट कर दिया, डेट में समय ये लगने लग गया कि हमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है जो हमें पैसे दें, जो हमें कंट्रोल करके चले। फिर हमें रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट हो गई कि इस चीज़ पे रिसर्च कीजिए, इस चीज़ को बताइए कि ये क्या है, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हमने स्टार्ट कर दिया। फिर एग्रीकल्चर का गोल्डन जो पीरियड चला वो पीरियड था 1905, जो IARI के द्वारा स्टेब्लिशमेंट होता है। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कब, जब एक एक इंस्टीट्यूट को पढ़ेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है मॉडर्न एग्रीकल्चर। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब मॉडर्न एग्रीकल्चर तो स्टार्ट हो गया। अब मॉडर्न एग्रीकल्चर में जो ईयर्स स्टार्ट हुए थे कि किस ईयर को कौन सा एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ये ईयर आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो 2 से 3 स्लाइडेड होने वाली है, ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है, वन लाइन अगर आए तो। अदरवाइज आजकल थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो चुका है, लेकिन एक आध क्वेश्चन तो यहाँ से मिल ही जाता है। 1875 सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको IMD के नाम से जानते हैं। IMD जो एटमॉस्फेरिक स्टेटस को शो करता है, हमें रिप्रेजेंट करता है, बताता है कि एटमॉस्फेरिक स्टेटस क्या हो सकता है, क्या हो रहा है। उसके बाद 1880 में फिमाइन कमीशन बना। 1881 में ग्रोम और फूड नहीं, यहाँ पे याद रखिएगा कि 1881 में सबसे पहला एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को लाया गया। ठीक है, 1901 की बात करते हैं तो फर्स्ट इरिगेशन कमीशन चला। 1901 से 1905 में 5 ऐसे एग्रीकल्चर कॉलेज थे जो ओपन हुआ। ठीक है, 1905 की अगर बात करें तो IARI यानी कि इंडियन, उस समय तो इम्पेरियर था, लेकिन इस समय नाम इसका बदल कर क्या रखा गया, फ्रीडम के बाद इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद 1912 की बात करते हैं, एक सीक्वेंस वाइज ईयर हमने लिख दिया है, शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। उसके बाद 1914 की बात करें तो डीपा यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट हुआ। फिर 1923 की बात करते हैं तो NDRI, देखो NDRI ना 1923 में पहले बेंगलोर में शिफ्ट हुआ था, मतलब बेंगलोर में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, लेकिन इसके जो क्वेश्चन पूछते हैं 1955 वाला याद रखेंगे। 1955 में कहाँ इसको सेटल कर दिया गया, तो 1955 में सेटल कर दिया गया करनाल हरियाणा में। ये क्या है, तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसी से रिलेटेड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो कहाँ पे, आनंद गुजरात में है, याद रखिए। फिर 1919 की बात करते हैं तो 1919 में हमारे पास आ जाता है ICR। ICR को क्या कहते हैं, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। I फॉर इंडियन, लेकिन बिफोर
फ्रीडम या इंडिपेंडेंस, हम इसको एम्पायर के नाम से जानते थे। 1935 में आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। 1935 में आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। 1942 में ग्रो मोर फूड प्रोजेक्ट चलाया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें फूड को क्या करना है, ग्रो करना है। 1948 में इटावा प्रोजेक्ट चलाया गया था अल्बर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये बात भी याद रखें। 1957 में CWC यानी कि CWC हमारे पास क्या हो जाएगा, तो CWC हो जाता है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, 1957 में। 58 की बात करते हैं तो नाफेड। अच्छा, 1957 में एक और प्रोजेक्ट चला था, आई AICRP यानी कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, जो सबसे पहले मेज पे चलाया गया था। कहाँ चलाया, किस पे चलाया गया था, मेज पे चलाया गया था। 57 की बात करें तो CWC हमने बता दिया। 58 नाफेड, नाफेड मतलब नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, 1963 में अगर हम बात करते हैं 14 मार्च को, तो 1900 क्या एस्टेब्लिशमेंट होता है, तो ये एस्टेब्लिशमेंट होता है NSC। NSC का मतलब होता है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। 1965 की बात करें तो 1965 में NDDB और FCI का एस्टेब्लिशमेंट होता है। NDDB क्या है, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो करनाल जो आनंद गुजरात में है। ये अगर डेज की बात करें तो ये डेज 16 जुलाई को एस्टेब्लिशमेंट होता है। FCI भी याद रखेंगे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट है उसके बल्क में ये क्या करता है, स्टोर करता है। 1966 और 67 की बात करें तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। इस ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले 1965 में HYVP प्रोग्राम चलाया गया था, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। ठीक है, और हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम को बाद में जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि MS स्वामीनाथन एनी बोरलॉग साहब के पास जाते हैं, वहां से हमें कुछ वैरायटी लेके आते हैं, बीज लेके आते हैं, और वो वैरायटी जो बीज आता है उस प्रोग्राम को मतलब HYV प्रोग्राम को बदलकर किसमें बदल दिया जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन में। तब से ग्रीन रेवोल्यूशन माना जाता है, HYVP नहीं माना जाता। क्लियर है, चलिए। उसके बाद आगे अगर बात करते हैं तो 1974 में सबसे पहला KBK एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है पांडुचेरी में, और 1976 यानी कि 2 साल बाद वेस्ट बंगाल में इसे एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। फिलहाल की बात करते हैं तो 731 हमारे पास क्या है, KBK है। वहीं 1976 की बात करें तो नेशनल जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग। 1942 की बात करते हैं तो 12 जुलाई 1942 में 82 में हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट होता है नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1986 की बात करते हैं तो अपेडा। अपेडा मतलब एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड या प्रोसीव्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। ऑथोरिटी कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ऑथोरिटी। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस या प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट ऑथोरिटी। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यहाँ पे शामिल कर लीजिएगा। 1998 में KCC किसान क्रेडिट कार्ड चलाया गया था। 1904 में नेशनल फार्मर कमीशन, जिनका चेयरमैन कौन थे, तो इनका चेयरमैन थे, ये 18 नवंबर को चला था। चेयरमैन की बात करते हैं तो MS स्वामीनाथन थे। 2005 और 6 की बात करें तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को चलाया गया था। क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। अब आता है इंटरनेशनल ईयर एंड इंटरनेशनल डे। क्या आता है, इंटरनेशनल ईयर एंड इंटरनेशनल डे। अच्छा, इंटरनेशनल ईयर और इंटरनेशनल डे ये कौन सेलिब्रेट करेगा, किसने डिसाइड किया कि किस साल को हम इंटरनेशनल ईयर मनाएंगे, किस साल को एग्रीकल्चर डे मनाएंगे, मतलब किस दिन को। तो 3 ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, एक होता है यूनेस्को, और एक होता है यूनिसेफ, और एक होता है FAO। यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एकेडमी इमरजेंसी फंड। FAO का मतलब होता है एग्रीकल्चर फूड ऑर्गेनाइजेशन, जो 1945 में इटली में ये एस्टेब्लिशमेंट है, रोम इटली में एस्टेब्लिशमेंट है। अब जितने भी एग्रीकल्चर डेज मनाए जाते हैं, जितने भी एग्रीकल्चर ईयर्स मनाए जाते हैं, वो कौन डिसाइड करता है, FAO डिसाइड करता है। ठीक है, वो हमारी काम की यूनिसेफ और
यूनेस्को और यूनिसेफ हमारे काम की नहीं है, मतलब एग्रीकल्चर के काम की नहीं है, तो उसको हम नहीं देखेंगे। एफएओ के अनुसार हम बात करते हैं। एफएओ का एस्टेब्लिशमेंट रोम, इटली 16 अक्टूबर 1945 को होता है। 16 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड फूड डे के नाम से मनाते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, ईयर्स पहले हम देख लेते हैं। ईयर्स की अगर हम बात करते हैं तो 2004 में कौन सा साल मनाया जाता है? ईयर से भी क्वेश्चन आता है, तो याद जरूर रखिएगा। 2004 की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस। 5 की बात करते हैं तो माइक्रो क्रेडिट। 6 को बात करते हैं तो डिजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन पे काम किया गया। अच्छा, ये प्रोजेक्ट से आप क्या समझ रहे हैं कि क्या मनाया जा रहा है? 2004 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस मनाने का मतलब क्या है? इस चीज को थोड़ा सा सर्च कीजिएगा। हालांकि बताने के लिए तो मैं बता दूं, लेकिन थोड़ी बहुत आप भी मेहनत कीजिएगा कि क्यों मनाते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। 1907 की बात करें तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर। 8 की बात करें इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो। 9 की बात करते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ फाइबर एंड रेजिन्स। 11 की बात करते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट। 12 की बात करते हैं इंटरनेशनल ऑफ हॉर्टिकल्चर। 13 की बात करते हैं तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कॉर्पोरेशन। एक बार और रिवाइज करते हुए चलते हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस 2004, इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइक्रो क्रेडिट 2005, इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन 2006, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर 2007, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो 2008, इंटरनेशनल ईयर ऑफ नेचुरल फाइबर एंड रेजिन्स 2009, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट 2011। अच्छा, इसमें से 10 गायब है तो लिखिएगा इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी, या हाँ बायोडाइवर्सिटी 2010, इंटरनेशनल ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर। अच्छा, नेशनल ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर 2012 और इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कॉर्पोरेशन 2013। ठीक है, इस बात को याद रख लीजिए। फिर हमारे पास आता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस 2016, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म 2017, इंटरनेशनल ईयर ऑफ नेशनल ईयर ऑफ 2000 नेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2018। अच्छा, इसी नेशनल ईयर 2000 मिलेट जब 2018 था तो हम लोगों ने यूएनओ को ये बताया था कि इंटरनेशनल ईयर मनाते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं माना, तो हम सोचे कि हम क्यों इस चीज़ को या आइडियाज़ को फेल करें। इससे अच्छा है कि हम नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना लेते हैं। तो 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनता है, जबकि 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 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को मनाया जाता है। इस बात को थोड़ी बहुत ध्यान रखिएगा। तो 18 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, 19 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज, 20 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ, 21 की बात करते हैं तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, 22 की बात करते हैं तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसिनियल आर्टिसिनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, और 23 में बात करते हैं तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाते हैं। तो नेशनल ईयर 2 याद रखना है। कितना याद रखेंगे? 2। एक तो 2012 जो नेशनल ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर मनाते हैं। एक आपको याद रखना है क्या? 2018 जो नेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाते हैं। आपको 2026 का इंटरनेशनल ईयर बताना है कि 2026 को हम किस ईयर के साथ सेलिब्रेट किया और करेंगे। इस चीज़ को आप थोड़ी बहुत बताएंगे। 25 में आपको बता दिया हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन को बचा के रखना, क्योंकि ग्लेशियर प्रिजर्वेशन नहीं होगा तो ग्लेशियर क्या हो जाएगा? पिघलेगा। तो इस चीज़ को बचा के रखना क्या कहलाएगा? इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। हमने पूरे पोटेंशियल के साथ आपको सारी चीज़ें एक-एक करके बता दी है। अब आप क्या करेंगे? इसको एक बार और देखेंगे। अगर आपको समझ में आया है तो इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम यानी कि एग्रो पाठशाला पे डाल देंगे या व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे। वहाँ से आप इसको क्या कीजिएगा? पढ़ लीजिएगा। तो ये चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा कि डेली 8 बजे इसी चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दूसरी कि टोटल सिलेबस आपको हम कंप्लीट करवाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको देखिएगा, शेयर कीजिएगा, और थोड़ी बहुत अगर आपको लगे कि चैनल आपका ही है जो इफेक्ट मतलब आपको इम्प्रूव कर सकता है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।